नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। दादा কেমন আছেন? ভালো দাদা, ভালো। ভালো। क्या है तेरा क्या है मेरा, अपना पराया भूल गया। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। क्या है तेरा क्या है मेरा। आप चाहें तो इस मेज पे आ सकते हैं, जगह काफी। वैसे भी एक आदमी को कितनी जगह चाहिए? नहीं 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 नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बेशक आप चाहें तो चुप रह सकते हैं, मैं खुद चुप रहना पसंद करता हूं। आदमी बात भी कर सकता है और चुप भी रह सकता है एक ही वक्त। इसे बहुत कम लोग समझते हैं। मैं बरसों से ये करता हूं। बेशक आपके लिए बात करने का मतलब है बात करना, और चुप रहने का मतलब है चुप रहना। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। मैं आपको देखते ही पहचान गया था कि आप इस जगह के नहीं। इस घड़ी यहाँ जो भी लोग आते हैं उन सबको मैं पहचानता हूँ, पर आप उनसे कोई बात नहीं कर सकते। अरे उन्होंने इतनी पी रखी होती। वो लोग यहाँ आते हैं अपनी आखिरी शराब के लिए, जब शहर के तमाम बार बंद हो चुके होते हैं और वो कहीं और नहीं कर सकते। बहुत जल्दी भीड़ हो जाती है यहाँ पर, बाहर सड़क पर, बस में। जनाब कई बार तो खुद मुझे उन्हें उठा के उनके घर पहुंचाना पड़ता है, और बेशक अगले दिन वो लोग मुझे पहचानते भी नहीं। नहीं नहीं मेरा इशारा आप लोगों की तरफ नहीं। आपको तो मैंने यहाँ पहली बार देखा है। आप लोग यहाँ आके चुपचाप बैठ गए बिना मुझसे कोई बात किए, ये मुझे थोड़ा बुरा लगा। पर घबराइए नहीं, मैं अपने को आप पर थोपूंगा नहीं। अगर हम चाहें तो अपने अलग अलग बैठकर भी अपनी अपनी शराब पर अलग अलग रह सकते हैं। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मेरी उम्र का हर आदमी थोड़ा बहुत डरा हुआ रहता है। मेरी उम्र क्या हो गई? मेरी उम्र आप अंदाजा लगाएं। आप भाई साहब, आप अंदाजा तो लगाइए। अरे भाई साहब, आप ये कोई 30 नहीं भाई साहब, आप तो मुझे यूं ही खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, यूं आपने मुझे खुश जरूर कर दिया। इस खुशी को मनाने के लिए मैं एक पैक और आपको बुरा करूंगा। जिंदगी और अपनी शराब चुनने की पूरी आजादी होनी चाहिए। दोनों को सिर्फ एक बार चुना जा सकता है, वो जो एक बार पी चुके हैं या वो जो एक बार जी चुके हैं। आप दूसरी जिंदगी को मानते हैं? मेरा मतलब मौत के बाद की जिंदगी। अब आप मुझे ये घिसा पिटा जवाब मत दीजिएगा कि आप किसी धर्म में यकीन नहीं करते। मैं खुद नास्तिक। हाँ,
लोगों का ये ख्याल बहुत दिलचस्प लगता है कि आदमी मरने के बाद भी पूरी तरह से मर नहीं जाता। हम पहले एक जिंदगी पूरी करते हैं, फिर दूसरी और फिर तीसरी। मैं अक्सर रात के समय इस समस्या के बारे में सोचता हूँ। आप जानते हैं मुझे नींद आसानी से नहीं आती। नींद के लिए आपको एक छटांग लापरवाही और आधा छटांग थकान चाहिए, और अगर आपके पास दोनों नहीं है तो फिर आप उसका मुआवजा ये 1.5 छटांग शराब पी करके कर सकते हैं। इसीलिए मैं हर रोज रात के वक्त यहाँ चला आता हूँ, पिछले 15 सालों से लगातार। यूं मैं थोड़ा बहुत सोता जरूर, मगर अक्सर रात को 3 बजे के आसपास मेरी नींद खुल जाती है। उसके बाद मैं घर में अकेला नहीं रह सकता। रात के 3 बजे ये भयानक घड़ी है, क्योंकि 2 बजे आपको लगता है कि अभी रात है, 4 बजे सवेरा होने लगता है, मगर 3 बजे आपको लगता है कि आप ना इधर हैं ना उधर, और मुझे लगता है कि मौत आने की अगर कोई घड़ी है तो वो यही है, रात के 3 बजे। नहीं जनाब, मैं बिल्कुल अकेला नहीं रहता। मेरे पास एक बिल्ली है, काफी सालों से मेरे साथ है। अब देखिए ना, मैं यहाँ ये शराब पीते हुए आपसे इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहा हूँ, उधर मेरी बिल्ली दरवाजे पर मेरे इंतजार में बैठी। आपका तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ये ख्याल काफी तसल्ली देता है कि कोई है जो मेरे इंतजार में दरवाजे पर आंखें लगाए बैठा। मैं ऐसे लोगों की कल्पना नहीं कर सकता जिनका इंतजार कोई नहीं कर रहा, या जो खुद किसी का इंतजार नहीं कर रहा। जिस पल आप इंतजार करना छोड़ देते हैं, बस उसी पल आप जीना छोड़ देते हैं। बिल्लियां काफी देर तक और बहुत सब्र के साथ इंतजार कर सकती हैं। इस लिहाज से वो बिल्कुल औरतों की तरह है, और केवल इस लिहाज से ही औरतों की तरह बिल्लियों में भी अपनी तरफ खींचने और आकर्षित करने की बेमिसाल ताकत रहती है। डर और मोह दोनों ही में अगर आप उन्हें देख लें, एकदम बंधे लुटे से खड़े रहते हैं। यूं डर आपको कुत्तों या दूसरे जानवरों से भी लगता हो, पर वो डर निचले दर्जे का है। आप एक और किनारा करके चले जाते हैं, कुत्ता दूसरी ओर किनारा करके चला जाता है। कुत्ते को ये डर लगा रहता है कि कहीं आप उस पर बेईमानी ना कर बैठें, और आप इस बात को लेकर के सहमे रहते हैं कि कहीं कुत्ता मौका पाकर आप पर झपट ना पड़े। मगर इस डर में वो रहस्य, वो रोमांच और वो संभावना नहीं है जो अक्सर बिल्ली या सांप को देखने से पैदा होती है। सच बात ये बात मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि बिल्ली और औरतें ये बिल्कुल एक जैसा ही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि अक्सर हमें वही चीजें अपनी तरफ खींचती हैं, आकर्षित करती हैं, जिनमें थोड़ा बहुत आतंक छिपा रहता है? आपको एतराज ना हो तो मैं एक पैक और लूँ, एक पैक। थोड़ी देर में ये बार भी बंद हो जाएगा और फिर पूरे शहर में सुबह तक एक घूम दिखाई देगा। मैं पीने की अपनी सीमा जानता हूं। आदमी को जमीन से करीब डेढ़ इंच ऊपर उठ जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, वरना फिर वो ऊपर उठता चला जाएगा और फिर इस उड़ान का अंत होगा शहर के किसी पुलिस थाने में या फिर किसी गंदी नाली में, जो निश्चित ही अच्छी बात नहीं कही जा सकती। मगर कुछ लोग तो डर के मारे अपने पाँव
वहीं पे ही लिखा है, ऐसे लोगों का पीना न पीना बराबर है। इतना होश आदमी को जरूर रहना चाहिए कि वो अपनी चेतना को माचिस की तीली की तरफ बुझते हुए देख सके। जब लौ अंगुलियों के पास सरक आए तब उसे छोड़ देना चाहिए, उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं। तो कब तक पकड़े रहना है और कब छोड़ देना है, पीने का रहस्य इसी पहचान में छिपा है। मगर देखिए, आदमी तब तक पहचान नहीं पाता जब तक वो 1.5 इंच से ऊपर उठ नहीं, और फिर वो किसी काम का नहीं। और देखिए, जिंदगी में अक्सर पहचान तभी आती है जब हम पहचान से दूर निकल जाते हैं। मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर आप हंसकर मेरी बात को टाल दें। मैं खुद कभी कभी इस उम्मीद के साथ जीने की कोशिश करता हूँ कि सब चीज़ों को न जानना ही अपने आप को सुरक्षित रखने का रास्ता है। आप रफ्ता रफ्ता इस उम्मीद के साथ जीना सीख ही लेते, जैसे आप अपनी पत्नी के साथ जीना सीख लेते, एक ही घर में बरसों तक। हालांकि इसमें एक संशय ये बना रहता है कि वो भी आप ही का खेल खेल रही है। कभी कभी संशय से छुटकारा पाने के लिए आप दूसरी या तीसरी औरत से प्यार करने लगते हैं। ये निराशा की शुरुआत है, क्योंकि दूसरी औरत का अपना रहस्य है, तीसरी औरत का अपना रहस्य है। ये बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह। आप एक चाल चलते हैं और आपके विरोधी के सामने अंतहीन संभावनाएं खुल जाती हैं। एक बाजी हारने के बाद आप दूसरी बाजी जीतने की उम्मीद करने लगते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि दूसरी बाजी की भी अपनी संभावनाएं हैं, पहली बाजी की तरह अंतहीन और रहस्यपूर्ण। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप जिंदगी में चाहे जितनी औरतों के संपर्क में क्यों ना आए, वास्तव में आपका संपर्क सिर्फ एक औरत से होता है। जी हाँ जनाब, मैं शादीशुदा हूं, पर मेरी बीवी अब जिंदा नहीं है। ऐसा मैं अनुमान से कहता हूं। अनुमान से मैं इसलिए कहता हूं कि मैंने उसे मरते हुए नहीं देखा, और जब तक आपने किसी को अपनी आंखों से मरते हुए ना देखा हो, अपने हाथों से दफनाया ना हो, तब तक आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि वो अब जिंदा नहीं है। मेरा मतलब ये कि जब तक आप खुद अपने किसी परिचित को अपनी आंखों से मरता हुआ न देख लें, भीतर एक उम्मीद जिंदा रहती है, उम्मीद बंधी रहती है कि शायद वो आदमी भी जिंदा हो। आप दरवाजा खोल करके भीतर दाखिल होंगे और वो रसोई से दौड़कर तौलिए से हाथ पहुंचती हुई आपके सामने आ खड़ी होगी। बेशक ऐसा होता नहीं, ये भ्रम है। उसकी जगह बिल्ली आती है, जो दरवाजे के पीछे देहरी पर सिर टिकाए अपनी आंखों का रंग बदलती रहती है। मैंने लोगों से कहते सुना है कि समय बहुत कुछ सोख लेता है, बहुत कुछ भुला देता है। मुझे मालूम नहीं, पर मैं ऐसा मानता हूं कि समय सोखता उतना नहीं जितना कि वो बुहार देता है। अंधेरे कोनों में, कालीन के नीचे, ताकि वो किसी को दिखाई न दे, मगर उसके पंजे हमेशा बाहर की ओर लगे रहते हैं, जो किसी भी अनजानी घड़ी में आपको दबोच सकते हैं। मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा सा रास्ते से भटक गया, मुझे माफ कर दीजिए। ये सारा दोष इस शराब का है, मेरा कोई दोष नहीं है, सब शराब है। आदमी रास्ते से भटक जाता है और चक्कर लगाता रहता है एक ही दायरे के इर्द गिर्द, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। आप बच्चों का वो खेल जानते हैं जिसमें बच्चे एक गोल दायरा बना करके बैठ जाते हैं और एक बच्चा रुमाल लेकर उनके चारों ओर चक्कर काटता रहता है। खेला होगा, देखा तो होगा। देखिए, हम लोग आपस में कितने अलग क्यों ना हो, लेकिन ये बच्चों के खेल हर जगह एक जैसे होते हैं, हर जगह एक जैसे होते हैं।
हम सबकी हालत भी कुछ वैसी ही थी। हम में से कोई नहीं जानता था कि वो तो कब अचानक किसके पीछे अपना फंदा छूट जाएंगे। हम में से हर आदमी बार बार एक डरे हुए बच्चे की तरह पीछे मुड़ करके देख लेता था कि कहीं वो लोग उसके पीछे तो नहीं। उन दिनों देश में अंग्रेजी हुकूमत थी और लड़ाई के कारण हम सबको रात दिन काम में जुटना पड़ता था। मैं एक जवान बैल की तरह डटा रहता था। एक उम्र होती है जब हर आदमी एक औसत सुख के दायरे में जीना सीख लेता है और उस दायरे के बाहर देखने की फुर्सत उसके पास नहीं होती। यानी कि उस पल तक महसूस नहीं होती जब तक कि खुद उसके दायरे में, देखिए मेरे कहने का मतलब यह है कि जिसे हम सुख कहते हैं वो एक खास लम्हे की चीज है। यूं अपने में बहुत ठोस, मगर उस लम्हे के गुजर जाने के बाद वो बहुत फीका और काफी कुछ धुंधला दिखाई देता है। लेकिन जिसे हम दुख कहते हैं, तकलीफ कहते हैं, यातना कहते हैं, उसका कोई खास मौका नहीं होता। वो आपकी जिंदगी में किसी भी पल दस्तक दे सकता है। दुख हूबहू हादसे के वक्त महसूस नहीं होता। एहन हादसे के वक्त हम बदहवास हो जाते हैं और अपनी तकलीफ का ठीक ठीक अंदाजा भी नहीं लगा पाते। और उस हादसे के गुजर जाने के बाद उससे पैदा होने वाली पीड़ा के लिए हम कोई बना बनाया फ्रेम ढूंढ नहीं पाते हैं जिसमें हम उसे ठीक ठीक फिट कर सकें। किसी हादसे का होना एक बात है और उस हादसे के नतीजे अपनी पूरी जिंदगी में भोगना या भोग पाने के काबिल हो सकना एक बिल्कुल और बात है। ऐसा होता नहीं, यह नामुमकिन है। अपने आप को बार बार उस आदमी की स्थिति में रखकर उतने ही दर्द की कल्पना करना जितना दर्द उस आदमी ने भोगा था। वो कुछ कम होगा या कुछ ज्यादा, लेकिन उतना नहीं, वैसा नहीं जैसा दर्द उस आदमी ने भोगा था। आप मुझे गलत ना समझिए, मैंने अपनी पत्नी को दर्द भोगते नहीं देखा। जब मैं घर पहुंचा तो वो लोग उसे ले जा चुके थे। 10 साल की शादीशुदा जिंदगी में ये पहली बार था जब मैं खाली घर में घुसा। बिल्ली नहीं, बिल्ली उन दिनों मेरे पास नहीं थी। उसे तो मैंने काफी सालों के बाद पालना शुरू किया था। मेरे पड़ोसी अपनी अपनी खिड़कियों से झांक करके मुझे देख रहे थे और ये स्वाभाविक भी था क्योंकि मैं भी उन दिनों अपनी खिड़की से झांककर उन लोगों को देखा करता था जिन्हें या जिनके रिश्तेदारों को वो अंग्रेज पकड़कर बंद गाड़ी में ले जाते थे। पर मैंने ये कल्पना कभी नहीं की थी कि एक दिन मैं घर लौटूंगा और मेरा घर खाली पड़ा होगा। आप मुझे बताइए, क्या ये अजीब नहीं है? हम आए दिन इतने हादसों के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, सुबह अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये एहसास कभी नहीं होता कि ये सारी चीजें हमारे साथ भी हो सकती थी ना। हमें हमेशा ये लगता है कि सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां औरों के लिए हैं और हम इनसे हमेशा अछूते रहेंगे। जनाब, शुरू में तो मैं कुछ समझ नहीं सका। मैंने आपसे कहा था ना कि ऐन हादसे के वक्त आदमी बदहवास हो जाता है और वो अपनी तकलीफ का ठीक ठीक अंदाजा भी नहीं लगा पाता। मेरी पत्नी की चीजें चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। उसके कपड़े, किताबें, मुद्दत पुराने अखबार को संभाल करके रखती थी। अलमारी और मेजों के दराज खुले पड़े थे और उनके भीतर की हर चीज पर उल्टी सीधी बिखरी पड़ी थी। उसकी सालगिरह के तोहफे, पुरानी सिलाई मशीन और कुछ पुराने फोटो एल्बम। आप लोग तो जानते हैं कि शादी के बाद कितनी चीजें खुद ब खुद इकट्ठा हो जाती हैं। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने हर चीज को उलट पलट कर देखा था। कोई चीज ऐसी नहीं थी जो उनके हाथों से बची रह गई हो। उन्होंने कोने कोने की तलाश की थी। मेरी पत्नी का बिस्तर खाली पड़ा था।
तकिए के नीचे उसका रुमाल, माचिस और एक सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था। वो रोज रात को सोने से पहले सिगरेट पिया करती थी। शुरू में तो मुझे उसकी आदत बहुत अखरती थी, पर धीरे धीरे मैं उसका आदी हो गया था। पलंग के पास तिपाई पर उसकी किताब रखी थी, उसकी किताब रखी थी जिसे उन दिनों वो पढ़ा करती थी। ये जिस आखिरी पन्ने को उसने पिछली रात पढ़कर छोड़ दिया था, वहां निशाने के लिए उसने अपना एक क्लिप बांध दिया था। इस क्लिप में उसके बालों की खुशबू समाई थी। पन्ना नंबर 131 जो उसने पिछली रात पढ़ करके छोड़ दिया था। आप देखिए जनाब, सालों बाद भी हमें कितनी छोटी छोटी तफसीलें याद रह जाती हैं। और ये शायद ठीक भी है, क्योंकि शादी से पहले हम हमेशा बड़ी और अनुभूतिपूर्ण चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन शादी के बाद एक अरसा साथ गुजारने के कारण ये बड़ी चीजें हाथ से फिसल जाती हैं और उनकी जगह कुछ ये सतही दिखने वाली दिनचर्याएं, पति पत्नी के छोटे मोटे झगड़े और आपसी मतभेद बाकी रह जाते हैं, जिन्हें हम शर्म के कारण दूसरों से कभी नहीं कहते, लेकिन जिनके बिना जिंदगी की हर चीज सुनी जान पड़ती है। जनाब, पूरी रात मैं उस घर में अकेला अपनी पत्नी की चीजों के बीच बैठा रहा। मेरी पत्नी अपने घर में मौजूद नहीं थी, वो लोग उसे ले जा चुके थे। ये एक हकीकत थी जिसे मैं समझ सकता था, मगर वो लोग मेरी पत्नी को उठा करके क्यों ले गए, ये भयानक भेद अब तक मेरी पकड़ से बाहर था। मेरी पत्नी ही क्यों? पूरी रात में ये सवाल बार बार अपने आप से पूछता रहा कि आखिर मेरी पत्नी ही क्यों? साल की शादीशुदा जिंदगी में ये पहली बार था जब मुझे अपनी पत्नी पर शक हुआ था। मानो उसने कोई चीज मुझसे छिपा करके रखी, कोई ऐसी चीज जिसका मुझसे कोई सरोकार नहीं था। कुछ दिनों के बाद मुझे मालूम चला कि उन अंग्रेजों को काफी दिनों से मेरी पत्नी की तलाश थी। वो कई दिनों से उस पर नजर बनाए हुए थे। मेरी पत्नी के पास से कुछ गैर कानूनी किताबें, पोस्टर, लीफलेट और कुछ पर्चियां पाई गई थी जो उन दिनों चोरी छिपे लोगों के बीच बांटी जाती थी, और अंग्रेजों की नजर में ये सबसे संगीन अपराध था। उन्होंने ये सारी चीजें खुद मेरी पत्नी के कमरे से बरामद की थी, और खुद मुझे उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। आप देखिए, उस रात से पहले तक मैं और वो उस घर में साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, बातें करते थे, प्यार करते थे, और उस घर में कुछ ऐसी चीजें थी जो मेरी पत्नी का राज थी और जिनका मुझसे कोई वास्ता नहीं था। आपको ऐसा नहीं लगता कि वो लोग मेरी पत्नी को मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे से जानते थे?
चाहिए और जी भर के पीना चाहिए, क्योंकि 100 साल के बाद हम इस दुनिया में रहेंगे। 100 साल ये काफी लंबा अरसा होता है, नहीं? आपको लगता है कि हम में से कोई भी इतने लंबे अरसे तक जिंदा रह पाएगा? नहीं, मुझे नहीं। जनाब देखिए, आप आदमी जीता है, खाता है, पीता है, घूमता है, फिरता है, मौज करता है और एक दिन अचानक से गायब। जनाब भयानक चीज मरना नहीं है। लाखों लोग रोज मर जाते हैं, हम उस तक नहीं करते। भयानक चीज मरना नहीं है। भयानक चीज यह है कि मरने वाला अपने राज हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है और अब हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो हमेशा के लिए हमसे आजाद हो जाता है। जनाब आपको जानकर हैरानी होगी कि उस रात पुलिस के बाद मैं दूसरा आदमी था जिसने अपनी पत्नी की चीजों की दोबारा तलाशी ली थी। मैंने हर एक चीज को उलट पलट कर पूरी गहराई के साथ देखा था और मुझे रह रह करके यकीन नहीं होता था कि वो अपने पीछे एक निशान ऐसा नहीं छोड़ जाएगी जिसके सारे में कोई ऐसी चीज पा सकूं जिसमें मेरा भी साझा रहा हो। उसकी शादी का लिबास, ड्रेसिंग टेबल के दराज में रखी हुई कुछ चिट्ठियां जो शादी से पहले, ये चिट्ठियां ये शादी से पहले मैंने उसे लिखी थी। कुछ चमकीले पत्थर, कुछ पंख जो उन दिनों वो जमा किया करती थी। आप देखिए, शादी के इतने सालों के बाद मैं अपनी पत्नी की चीजों को ऐसे टटोल रहा था जैसे मैं उसका पति ना होकर उन अंग्रेजों का कोई जासूस या कोई भेदिया हूं। यकीन नहीं होता था कि अपने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं पूछ सकूंगा। मैं जानता था कि अब वो लौटकर कभी नहीं आएगी, क्योंकि इन दिनों वो अंग्रेज अपने साथ जिन भी लोगों को पकड़कर ले जाते थे उनमें से मैंने एक को भी लौटकर वापस आते नहीं देखा। मौत मेरी पत्नी के बहुत नजदीक है, ये जानते हुए भी उस रात मुझे इस बात ने इतना नहीं डराया जितना कि इस बात ने कि अब मैं अपनी पत्नी का पूरा सच कभी नहीं जान पाऊंगा। मौत हमेशा के लिए उसके भेद पर ताला लगा देगी और वो अपने पीछे एक निशान ऐसा नहीं छोड़ जाएगी जिसके सारे मैं उस ताले को खोल सकूं। अगले दिन रात को उन्होंने फिर मेरा दरवाजा खटखटाया। मैं जानता था मेरी पत्नी के बाद अब वो लोग मुझे लेने आएंगे। मैंने भागने की कोशिश नहीं की, मैंने उनका इंतजार किया। अगर मेरी पत्नी ने उनके सामने सब कुछ कबूल कर लिया होता तो शायद उन्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेरी पत्नी ने उनके सामने एक शब्द मुंह से नहीं निकाला। अरे साहब, मैं बेशक अपनी पत्नी के राज को नहीं जानता था, पर उसके मिजाज से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। वो चुप रहना चाहती थी। उसे चाहे जितनी भयंकर यातना क्यों ना दी जाए, वो अंग्रेजों के सामने अपना मुंह नहीं खोलेगी, ये बात मैं जानता था। बाकी सब चीजें तो मेरी समझ के बाहर थी, लेकिन अब एक बात तय थी, वो लोग मुझे आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने मेरी इस बात को हंसी में उड़ा दिया जब मैंने उन्हें बताया कि देखिए साहब, आप मेरी बात सुनिए,
इसलिए मैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता। देखिए साहब, वो लोग मुझे एक अलग बैरक में ले गए। पूरे हफ्ते रात दिन वो मुझसे एक ही तरह के सवाल बार बार पूछते थे। मेरी पत्नी का असली नाम क्या है, मैं उसे कब से जानता हूँ, वो कहाँ जाती थी, किन लोगों से मिलती थी और किस आदमी ने उसे वो लीफलेट वो पर्चियाँ दी थी। जनाब, मुझसे किसी भी तरह का जवाब उगलवाने के लिए वो लोग जो तरीके अपनाते थे, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। मैं आपको कितनी तफसील के साथ क्यों ना बताऊं, आप उसका रत्ती भर अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। वो लोग मुझे तब तक मारते थे जब तक कि मैं बेहोश नहीं हो जाता था। पर उन लोगों में असीम धैर्य था। वो मेरे होश में आने का इंतजार करते थे और मेरे होश में आने के बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता था, उनके वही सवाल और मेरी अंतहीन यातनाएं। उन्हें मेरी इस बात पे यकीन ही नहीं होता था कि मैं जो इतने सालों तक एक ही घर में अपनी पत्नी के साथ रहा हूँ, उसकी इन कार्रवाइयों के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। उन्हें लगता था कि मैं उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हें धोखा देना, उन्हें बेवकूफ़ बना रहा हूँ। अरे साहब, मेरी परेशानी ये नहीं थी कि वो लोग मुझे मारते थे, पीटते थे। परेशानी मेरी ये थी, उनके सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। बताने के लिए मेरे पास बहुत मामूली घरेलू बातें थी जो हर औरत अपने पति के साथ करती है। पर मैं ये कल्पना नहीं कर सकता था कि रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ मेरी पत्नी एक दोहरी जिंदगी जी रही है। मुझसे अलग, मुझसे बाहर, मुझसे अछूती एक ऐसी जिंदगी जिसका मुझसे कोई वास्ता नहीं था। एक बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे अगर वो लोग उसे नहीं पकड़ते तो मैं जिंदगी भर यही सोचता रहता कि मेरी पत्नी वही है जिसे मैं जानता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेज अपने शिकार को आसानी से हाथ से जाने नहीं देते। वो लोग मुझे जान से तो नहीं मारना चाहते थे, लेकिन एक आदमी को मौत से कम जितना तड़पाया जा सकता है उसमें वो कोई कमी नहीं रखते। वो लोग मुझे तभी छोड़ते थे जब मारते मारते वो लोग खुद थक जाते थे या मार खाते खाते मैं बेहोश हो जाता था। मैंने उनके सामने कुछ भी कबूल नहीं किया, ये मेरी हिम्मत नहीं थी। असल बात ये थी, कबूल करने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं। आप जानते हैं, उस पहली रात जब मैंने अपनी पत्नी को अपने घर में नहीं पाया था, तब मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था। मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मेरी पत्नी ने मुझे अंधेरे में रखकर मेरे साथ छल किया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है। मगर जनाब, अंग्रेजों के सामने उन बर्बरता और यातनापूर्ण क्षणों में मैं बार बार अपनी पत्नी के प्रति आभारी हो जाता था। मैं जितना दर्द बर्दाश्त करता जाता था, उतना अपनी पत्नी का एहसानमंद होता जाता था कि उसने ठीक किया, अपने राज मुझे नहीं बताया और ऐसा करके उसने मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। जनाब, मेरी पत्नी ने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया।
मैं आज भी इस बात का फैसला नहीं कर सका हूँ कि अगर मुझे अपनी पत्नी के राज मालूम होते तो क्या मैं उन अंग्रेजों के सामने चुप रहने का हौसला बटोर सकता था। आप सोचिए मेरी तकलीफ कितनी बढ़ जाती अगर मेरे पास कबूल करने का रास्ता होता। अनजाने में आप बड़ी से बड़ी मुसीबत झेल सकते हैं, बड़े से बड़ा दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मालूम हो कि किसी भी पल आप उस तकलीफ से छुटकारा पा सकते हैं, फिर चाहे आपको उसके लिए अपने भाई, दोस्त, बहन, प्रेमी, प्रेमिका किसी के साथ भी विश्वासघात क्यों ना करना पड़े, तो दर्द की एक सीमा के बाद क्या आप वो रास्ता नहीं चुन लेंगे? इस बारे में कुछ भी कहना नामुमकिन है। चुनने की खुली छूट से बड़ी पीड़ा दुनिया में और दूसरी नहीं है। और मुझे लगता है कि फैसले की इस यातना से बचाने के लिए ही मेरी पत्नी ने अपने राज मुझे कभी नहीं। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि प्रेम में किसी भी तरह का दुराव छिपाव नहीं होना चाहिए। प्रेम आईने की तरह एकदम साफ होना चाहिए। मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि इससे बड़ी गलतफहमी और दूसरी नहीं हो सकती। प्रेम करने का अर्थ जितना अपने आप को खोलना है, उससे कहीं ज्यादा अपने आप को छिपा लेना है, ताकि प्रेम में पड़े दूसरे व्यक्ति को हम अपने निजी खतरों से आजाद रख सकें। हर औरत इस बात को समझती है, और चूंकि औरत आदमी से कहीं ज्यादा प्रेम करने की ताकत रखती है, उसमें अपने आप को छिपाने का साहस भी होता है। अक्सर रात को 3 बजे के आसपास जब मेरी नींद खुल जाती है, तो मैं अपने आप को ये तसल्ली देके छोड़ देता हूँ कि मैं ये सब समझा नहीं सकता। आज भी जब मैंने आपको अपनी ये कहानी सुनाई, तो इस उम्मीद के साथ नहीं कि मैं आपको कुछ समझा सकूं। नहीं जनाब, उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को दोबारा कभी देखा नहीं। एक शाम जब मैं घर लौट रहा था, तो मेरी नज़र दीवार पर लगे उस पोस्टर पर जा पड़ी। उन दिनों हर 3-4 दिन में इस तरह के पोस्टर शहर की दीवारों पर चिपका दिए जाते थे, जिनमें कुछ 30-40 नाम हुआ करते थे, जिन्हें पिछली रात मेरी नजर अपनी पत्नी के नाम पर पड़ी, तो काफी देर तक मुझे यकीन नहीं हुआ कि उस छोटे से नाम के पीछे मेरी पत्नी का चेहरा भी हो सकता है। मैंने आपसे कहा था ना कि जब तक आप खुद अपनी आंखों से किसी को मरता हुआ ना देख ले, धुंधली सी आशा बंधी रहती है कि वो अभी जिंदा है। आप दरवाजा खोल करके भीतर दाखिल होंगे और वो रसोई से दौड़कर तौलिए के सामने आप बेशक ये भ्रम है, ऐसा होता नहीं। उसकी जगह बिल्ली अब मुझे चलना चाहिए। रात के 3 बज चुके। ये भयानक घड़ी है। ये भयानक घड़ी है क्योंकि 2 बजे आपको लगता है कि अभी रात है, 4 बजे सवेरा होने लगता है, लेकिन 3 बजे आपको लगता है कि आप ना इधर हैं ना उधर। और मुझे लगता है कि मौत आने की अगर कोई घड़ी है तो वो यही है, रात के 3 बजे। ये भयानक घड़ी है। मेरी बिल्ली भूखी होगी, मैं उसके खाने के लिए कुछ लेगा था। मेरा घर यही पास ही में है, मैं चला जाऊंगा।
आप चिंता मत कीजिए क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि मैं गेने के लिए सुनना चाहता हूँ। डेटिंग